नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली की दरख्वास्त आज यानी 14 अगस्त को होगी समाअत। जम्मू डिवीजन में 13 से 15 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। श्रीनगर में यौम आजादी की मरकजी तकरीब के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल मुकम्मल। वादी में सड़ा हुआ गोश्त बरामद होने की असल वजह तलब और रसद का फर्क हो सकता है, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान। हज 2026 में कम दरख्वास्तें मौसूल, जम्मू कश्मीर के तमाम आज़मीन के मुंतखब होने का इम्कान। सपोर्ट्स कोटे के तहत मुंतखब 245 खिलाड़ियों को तकर्री नामे फराहम किए जाएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की वजीर आला और वजीर खेल को हिदायत। पीडीपी रहनुमा वहीदुर्रहमान पर्रा का उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर शदीद हमला, हमदर्दाना तकर्रियों में ताखीर को मजलूम खानदानों के साथ नाइंसाफी दिया करार। बीजेपी का संगीन इल्जाम, कहा सोनिया गांधी ने भारतीय शहरियत से कब्ल वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाया। राहुल गांधी का संगीन इल्जाम, बीजेपी अरकान ने इंदिरा गांधी जैसा अंजाम धमकाया। कपिल सिब्बल का तंजिया सवाल, लापता लेडीज सुनी थी मगर लापता नायब सदर पहली बार देखा। और कश्मीर में मिलावट माफिया बेलगाम, बांदीपुरा में पैकशुदा पानी की बोतलों में आलूदा ज़र्रात बरामद, अवाम में शदीद तशवीश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुमेरात यानी आज 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए दायर एक अहम दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच इस मामले को समाअत के लिए ले लेगा। ये केस इस पस मंजर में है कि 11 दिसंबर 2023 को अदालत उस्मा ने आईन हिंद के आर्टिकल 370 की मनसूखी को मुत्तफिका तौर पर बरकरार रखा था, लेकिन साथ ही यह भी हुक्म दिया था कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2026 तक असेंबली इंतखाबात कराए जाएं और रियासती हैसियत जल्द अज जल्द बहाल की जाए। दरख्वास्त गुजार ज़हूर अहमद बट जो एक माहिर तालीम है और खुर्शीद अहमद मलिक जो एक समाजी और सियासी कारकुन है ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रियासती हैसियत की बहाली में ताख़ीर से जम्मू कश्मीर में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के वजूद को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और ये वफाकियत के इस बुनियादी तस्वर की खिलाफ वर्जी है जो भारतीय आईन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। दरख्वास्त में कहा गया कि हालिया असेंबली और लोकसभा इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुनक़िद हुए और किसी किस्म के तशद्दुद या सिक्योरिटी खदशात की कोई इतला सामने नहीं आई, इसलिए रियासती हैसियत की बहाली में किसी रुकावट का जवाज बाकी नहीं रहता। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ह हिदायत के बावजूद मरकज ने रियासती हैसियत की बहाली के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं किया और जम्मू कश्मीर को तकरीबन 5 साल से मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के तौर पर चलाया जा रहा है, जिसके बाद तरक्याती अमल में रुकावटें पैदा हुई हैं और अवाम के जमहूरी हुकूक मुतासिर हुए हैं। याद रहे कि दिसंबर 2023 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि आर्टिकल 370 एक आर्जी दफा थी जो 1949 में आईन में शामिल की गई थी ताकि जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत दी जा सके और सदर जमहूरिया को यह अख्तियार हासिल था कि वो दस्तूर साज असेंबली की अदम मौजूदगी में इस दफा को मनसूख कर सकें जो 1957 में खत्म हो गई थी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में 13 से 15 अगस्त के दौरान कहीं कहीं शदीद से निहायत शदीद बारिशें मुतवक्का है। इस दौरान रियासी, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ, डोडा और राजौरी में रात या सुबह के औकात में बारिशों का इम्कान ज्यादा है। महकमा के मुताबिक मौसम अमूमन अबरालूद रहेगा और मुतअद्दिद मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ताहम चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं और आसमानी बिजली गिरने का खदशा है। महकमा ने यह भी कहा कि वादी कश्मीर के कुछ मकामात पर दरमियानी दर्जे की बारिश के साथ मुख्तसर मगर शदीद बारिशें और झकट चलने का इम्कान है। इस दौरान बाज हिस्सास इलाकों में फ्लैश फ्लड, मिट्टी के तूदे गिरने, लैंडस्लाइड, मिट्टी के तूदे और पत्थरों के लुढ़कने के वाक़ात पेश आ सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 अगस्त को मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, ताहम कहीं कहीं मुख्तसर वक्फे की बारिश भी हो सकती है।
17 سے 19 اگست کے دوران جموں ڈویژن میں رات یا صبح کے اوقات میں کئی مقامات پر ہلکی سی درمیانی بارش جبکہ چند علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان دنوں کے دوران پانی کے ذخائر، دریا کے کناروں اور کمزور ڈھانچوں سے دور رہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ جانی یا مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ وادی کشمیر میں یوم آزادی کی تقریبات کو پرامن اور بلا کسی ناخوشگوار واقعے کے یقینی بنانے کے لیے سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم، جو مرکزی تقریب کا مقام ہے، کو سخت ترین سیکیورٹی حصار میں لے لیا گیا ہے۔ بدھ کے روز اسٹیڈیم میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈویژنل کمشنر وی کے بدوری نے مارچ پاسٹ کا سلامی لی۔ انسپکٹر جنرل پولیس کشمیر زون وی کے بریڈی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوم آزادی کی تقریبات کے لیے کثیر سطحی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، جن میں بلند عمارتوں پر سنائپرز اور نگرانی پر مامور اہلکار بھی شامل ہیں تاکہ ہر ممکن پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریب کا پرامن انعقاد یقینی بنایا جا سکے۔ فل ڈریس ریہرسل کے دوران پولیس، سیکیورٹی فورسز اور اسکولی طلبہ کے دستوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا، جبکہ اس کے بعد فنکاروں اور بچوں نے ایک رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیا، جس میں جموں کشمیر کی ثقافتی تنوع اور روایات کو اجاگر کیا گیا۔ بخشی اسٹیڈیم کے اطراف اور شہر کے دیگر حساس مقامات پر بھی حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ یوم آزادی کے موقع پر کسی قسم کی رکاوٹ یا خلل پیدا نہ ہو سکے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وی کے بدوری نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں وادی میں سڑے ہوئے گوشت کی بڑی مقدار میں ضبطی کسی ایک دن کی کوتاہی کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے پیچھے غالب امکان ہے کہ طلب اور رسد کے درمیان موجود فرق کار فرما ہو۔ بخشی اسٹیڈیم میں یوم آزادی کی تقریبات کی فل ڈریس ریہرسل کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر وزیر اعلیٰ پہلے ہی اجلاس کر چکے ہیں اور متعلقہ حکام کو فوری کارروائی کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ہوشیار اور باخبر رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف گوشت کا مسئلہ نہیں ہے، ایسی صورتحال دودھ اور دیگر غذائی اشیاء میں بھی پیش آ سکتی ہے، اس لیے سب کو اس پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب حکام وادی بھر میں 11,000 کلو گرام سے زائد سڑا ہوا گوشت ضبط کرنے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ممکنہ طور پر گوشت کو فارملین جیسے خطرناک کیمیکل سے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہو، جو عام طور پر مردہ جسموں کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے لیبارٹری ٹیسٹ کے نتائج ابھی آنا باقی ہے۔ درسنا محکمہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے حکام کا کہنا ہے کہ کشمیر کے مختلف علاقوں سے نمونے اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور عوامی صحت کے تحفظ کے لیے معائنہ مہم جاری رہے گی۔ حج 2026 کے لیے جموں کشمیر سے موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد مختص کوٹے سے کہیں کم ہونے کے باعث اس سال تمام درخواست گزاروں کے منتخب ہونے کا قوی امکان ہے۔ حکام کے مطابق یونین ٹیریٹری کے لیے کل 7,963 عازمین کا کوٹا مقرر تھا، جس میں سے 5,963 کا بنیادی حصہ قومی الاٹمنٹ کا 4.9% اور 2,000 کا خصوصی کوٹا شامل ہے۔ تاہم حج کمیٹی آف انڈیا کو جموں کشمیر سے صرف 5,154 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ یہ تعداد مختص حد سے کافی کم ہے، جس سے یہ بات یقینی ہے کہ مقررہ آخری تاریخ سے پہلے درخواست دینے والے تمام عازمین کا انتخاب ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیجیٹل قرعہ اندازی کا عمل 13 اگست 2025 کے آس پاس مکمل ہونے کی توقع ہے۔ حج 2026 کے لیے کل ہند سطح پر 1,75,020 کا کوٹا متوقع ہے، جس میں 70% یعنی 1,21,701 نشستیں حج کمیٹی آف انڈیا کے حصے میں آئیں گی۔ حکام نے عازمین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 20 اگست 2025 تک فی کس پہلی قسط 1,52,300 روپے جمع کرنے کی تیاری کریں، جبکہ دوسری قسط 1,25,000 روپے اکتوبر میں اور آخری قسط دسمبر میں وصول کی جائے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں جموں کشمیر نے کھیلوں کی دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ تاہم سپورٹس کوٹے کے تحت منتخب 245 باصلاحیت کھلاڑیوں کی تقرری میں تاخیر تشویشناک ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ اور وزیر کھیل پر زور دیا کہ اس عمل کو مزید تاخیر کے بغیر مکمل کیا جائے اور ان کھلاڑیوں کو جلد از جلد تقرری نامے فراہم کیے جائیں۔ بجبہاڑا پریمیئر لیگ کی ٹرافی کی نقاب کشائی کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ 2014 سے جموں کشمیر میں سپورٹس کوٹے کے تحت کوئی تقرری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت تھا۔ نئی سپورٹس پالیسی کے تحت 2035 امیدواروں کو خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے، لیکن وہ آج بھی اپنے تقرری ناموں کے منتظر ہیں۔ انہوں نے وزیر کھیل سے اپیل کی کہ وہ ان نوجوان کھلاڑیوں سے ملاقات کریں اور ان کے مسائل کا
हल निकालें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और मेंबर असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए इल्जाम आयद किया है कि रियासत में तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा हमदर्दाना तकर्रियों के केसेस को हल करने में गैर जरूरी ताखीर की जा रही है, जिससे सैकड़ों गमजदा खानदानों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई है। पर्रा ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों 928 SRO 43 और 1279 RAS केसेस चीफ मिनिस्टर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बरसों से फाइलों की सूरत में धूल चाट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ फाइलें नहीं बल्कि ऐसे खानदानों की कहानियां हैं जिनके वाहिद कफील वफात पा चुके हैं और जवाब अब गैर यकीनी और मायूसकुन हालात का सामना कर रहे हैं। पीडीपी रहनुमा ने हालिया दिनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी के मुतासरीन को मुलाजमतें देने के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह LG ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके सैकड़ों मुतासरीन को रोजगार फराहम किया है, इसी तरह मौजूदा वजीर आला के पास भी ये कानूनी इख्तियार मौजूद है कि वो कवायद में नरमी बरतते हुए उन केसेस को फौरी तौर पर मंजूर करें। बीजेपी की जानिब से कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी पर गैर मुल्की वोटर के तौर पर वोटिंग रोल्स में नाम शामिल करवाने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन उनका भारतीय शहरियत से कबल ही वोटर लिस्ट में शामिल होना कानूनी तौर पर गलत करार दिया गया है। बीजेपी के IT सेल सरबराह अमित मालविया ने एक 1980 के वोटर रोल की फोटो कॉपी शेयर करते हुए दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम उस वक्त शामिल था जबकि वो अभी भी अतालवी शहरी थी। मालविया ने मजीद कहा कि सोनिया गांधी को पहली बार 1980 के वोटर रोल में शामिल किया गया, बादजा उनका नाम 1982 में हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया, लेकिन यह भी उस वक्त हुआ जब उन्होंने उसी साल यानी 30 अप्रैल 1983 को भारतीय शरीयत हासिल की थी। बीजेपी का कहना है कि यह अमल नुमाइंदा कानून की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है क्योंकि वोटर लिस्ट में किसी गैर शहरी का नाम शामिल करना गैर कानूनी है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने इस इल्जाम को मुस्तरद किया और जवाब दिया कि यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि बीजेपी की रट उन्हें इंतखाबी कमीशन के साथ किसी कदर करीबी ताल्लुकात की जानिब इशारा करती है। जब वो इतनी सीटों के लिए डाटा जमा करने की दावेदारी करते हैं, ये तवील मरहला चैन की शिकस्त के दास्तान मालूम होती है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामान राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया है कि बाज बीजेपी के अराकीन पार्लियामान ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ बयान देते रहे तो उनका अंजाम भी उनकी दादी और साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी जैसा होगा। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये धमकियां उन्हें 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर तनकीद के बाद दी गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सियासत में मुखालिफिन को दबाने और खौफजदा करने के लिए ऐसे हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन वो सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस क़यादत ने इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी को सियासी इख्तिलाफ का जवाब जमहूरी अंदाज में देना चाहिए, न कि कत्ल की धमकियों के जरिए। उधर बीजेपी की जानिब से इस इल्जाम पर फौरी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। राज्यसभा के रुकन और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की गुमशुदगी पर सवालात उठाते हुए कहा है कि उन्होंने तो फिल्म लापता लेडीज के बारे में सुना था, मगर लापता नायब सदर के बारे में कभी नहीं सुना। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया कि वो धनखड़ की सेहत और खैरियत के हवाले से ऐवान में बयान दें ताकि अवाम और अराकीन की तशवीश दूर हो सके। याद रहे कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले ही दिन सेहत वजूहात का हवाला देते हुए अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ताहम अपोजिशन का इल्जाम है कि उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। कपिल सिब्बल ने कहा, 22 जुलाई को हमारे नायब सदर ने इस्तीफा दिया और आज 9 अगस्त है, लेकिन उस दिन से आज तक हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है। वो अपनी सरकारी रिहाइश गाह पर भी मौजूद नहीं है। मैंने पहले दिन उनसे राब्ता करने की कोशिश की तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने बताया कि वो आराम कर रहे हैं। धनखड़ की गुमशुदगी और इस्तीफा के पीछे वजूहात के बारे में हुकूमत की खामोशी अपोजिशन के शकूक और शुबहात को मजीद तकवीत दे रही है। वादी कश्मीर में मुज़र सेहत और नाकस मियार की खाने पीने की अशिया की फरोख्त का सिलसिला खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। हालिया दिनों में मुंजमद गोश्त, आइसक्रीम और जूस में गैर मियारी व मुज़र अज्जा की मौजूदगी के इंकशाफात के बाद अब एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बांडीपुरा जिला में पैकशुदा पानी की बोतलों में वाज़ेह तौर पर नजर आने वाले आलूदा ज़र्रात बरामद हुए हैं। मकामी शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से अगर पहले बड़ी मकदार में मुद्र सेहत गोश्त जब्त किया गया था, लेकिन अभी तक किसी बड़े जिम्मेदार के खिलाफ
सख्त कार्रवाई के शवाहिद नहीं मिले। बांडीपुरा के एक मकामी रिहायशी आकाश ने मुतालबा किया कि अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाले ऐसे अनासर के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो। अवामी हलकों का कहना है कि ये सूरत हाल न सिर्फ अवामी सेहत के लिए संगीन खतरा है बल्कि हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। शहरी अब ये देखने के मुंतजर हैं कि आने वाले दिनों में हुक्काम खुलेआम फरोख्त की जाने वाली मिलावटी और मुज़र सेहत अशिया के खिलाफ किस सतह का एक्शन लेते हैं और आया वाकई इस माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने का ये अमल होगा या ये मामला भी दीगर केसेस की तरह वक्त के धुन में गुम हो जाएगा। मैं इस पे दुकानदार या किसी को दोषी नहीं मानूंगा। ये हमारी ये बदकिस्मती है कि हर दिन कुछ ना कुछ निकलता है। मैं इसके पीछे मैं नहीं बोलूँगा, देखो दुकानदार लालची होता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, रुपया 10 कमाने के लिए कुछ भी करेगा। मैं मेरी अपील रहेगी अपने दुकानदारों से, जो बांडीपुरा के दुकानदार, इनसे अपील रहेगी सामान साफ भेजो जिससे उसके ऊपर उंगली ना उठे, जिससे मार्केट के ऊपर उंगली ना उठे। तो मेरा यही इनसे अपील रहेगी। और दूसरी बात, ये हमारे दुकानदारों की गलती नहीं है, इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम है फूड सेफ्टी। वो अपने लिए सेफ्टी है, लोगों के लिए सेफ्टी नहीं है। मैं अपने बांडीपुरा की बात करूंगा। यहाँ पर एक अफसर था यामीन साहब। यामीन साहब ने अपने वक्त में बांडीपुरा को सुधारा। यहाँ के जो होटल वाले थे या कोई रेडी वाला भी था या क्या नाम है, जो मार्केट में वो जो बेचते ना, वो जो जिसको तिलकार कहते हैं, वो बेचते थे, यहाँ बेकरी वाला था या मिठाई वाला था, हर एक को उसने संभाला था, उसको बिल्कुल हाइजीन बनाया था। बांडीपुरा की बेकरी श्रीनगर जाने लगी थी। पता नहीं जब से उसकी ट्रांसफर हुई तब से जो बांडीपुरा में कौन अफसर आया क्या हमें मालूम नहीं है। मैं प्रेसिडेंट था, मुझे मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं कभी उसको मार्केट में आते। आपने खुद भी देखा होगा, परसों जब मार्केट चेकिंग हो रही थी, आपने कहीं देखा फूड सेफ्टी वाला था? कोई नहीं था। उसमें क्या था, म्युनिसिपलिटी थी, इसका क्या नाम है, इनका पुलिस था, और तीसरा इनका क्या नाम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे, हमारे नायब साहब थे। वो तो चेक नहीं कर पाए। चेकिंग के लिए चाहिए फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी वाली खाली लगे हैं किस पे? वो खाली मार्केट में मंथली जो इनका जो ईयरली लाइसेंस फीस है वो वसूल करने पे बने, बाकी उनका कोई काम नहीं है। मुझे लगा ये उनकी, वो करप्ट है, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आप देखो मार्केट में हर जगह ये अभी एक्सपायरी भी है। एक दुकानदार अपना नुकसान नहीं करेगा, जब उसको एक्सपायरी देखने वाला होगा ना हर मंथ, तो उसको आप जब ड्रग्स में देखो, आपने कहीं देखा जो हमारे दवा फरोश है उनका कभी चेक होता है? ड्रग इंस्पेक्टर भी सोया हुआ है। इसका भी देखना चाहिए कि विदाउट लाइसेंस भी बहुत से दुकानदार चला रहे हैं ड्रग्स। आप चेक करो खुद भी। और इस ड्रग्स में कोई रेट का भी कोई पूछने वाला नहीं है। एक चीज नहीं देखना, हम खाली हमने मीट को टारगेट किया या हम वाटर पे या जूस पे टारगेट किया, हर एक चीज टारगेट पे है। क्योंकि हम दुकानदार बैद में हूँ, पहले मैं कस्टमर हूँ। यहाँ हमने नहीं देखा, हर जगह हम देखते हैं कि हर चीज में हम पीछे ही जा रहे हैं, कश्मीरी पीछे ही जा रहा है। और महंगाई इतनी है कि लोग परेशान हैं, उसी वजह से यहाँ से गंदा खरीदना पड़ता है। अपने खून की पसीने की कमाई से हमें सब कुछ मिलावटी खरीदना पड़ता है। ये तो गवर्नमेंट को देखना है। एक आम इंसान एज ए प्रेसिडेंट जो हमारे अभी वो नहीं देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता हूँ, या आप एज ए मीडिया नहीं देख सकते हो, क्योंकि आप तो अथॉरिटी नहीं हो। अथॉरिटी फूड सेफ्टी है, म्युनिसिपलिटी भी अथॉरिटी नहीं है। म्युनिसिपलिटी का काम है खाली गंदगी मार्केट से उठाना और कहाँ कहाँ कुछ खराब है वो उठाना है। मगर जब तक उनका फूड सेफ्टी का कोई बंदा साथ नहीं होगा तो कुछ। आप देखिए यहाँ पर मिठाई बेचते हैं बाहर वाले, उनके कारखाने चेक करो, आज से 4 साल कैसे थे, आज देखो उनकी हालत क्या है। आप खुद भी कहीं चाय पीते हो, देखो क्या है। देखो एज ए प्रेसिडेंट मुझे ये नहीं कहना था, मगर क्या बताऊं कि ये प्रॉब्लम है मार्केट में, ये प्रॉब्लम है, ये उनको देखना, हम क्या देखेंगे इसमें? ये फूड सेफ्टी वाले को देखना है। देखो इसमें डीसी साहब हमारा ऑर्डर निकाल सकते हैं, तो वो खुद चेकिंग के लिए नहीं आ सकते क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है। आप देखो श्रीनगर से हर दिन सुबह शाम आपने देखो बाइकों पे आता है वो मिठाई लेके, वो बिल्कुल जहर लाते हैं यहाँ पे। जो असली जूस बेचने वाले यहाँ 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको छोड़ के अब देखो अब 100 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। सब सामान 2 नंबर में आता है बाहर से श्रीनगर से, वो कहाँ बनता है क्या बनता है उसका कोई मालूम नहीं है। आप ड्यू देखोगे, डिस्ट्रीब्यूटर के ड्यू में एक मजा होगा, जो कहीं और गाँव में देखो उसमें अलग ही मजा होगा। वो सब 2 नंबर का आता है। उस पर ऊपर भी चेक करना था। फूड सेफ्टी वालों को यहाँ पर अपनी वेन लगी है, वो वेन के यूज नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज देखना, क्योंकि जैसे मिर्ची है, मसाले हैं, तेल है, ये भी चेक करना है। अगर कहीं गलत है चेक करो और निकालो, जो कल्प्रिट निकलेगा उसको पकड़ो। जैसे पॉलिथीन है, पॉलिथीन भी एक बीमारी है, इसको भी एक बार अगर गवर्नमेंट चाहे तो खत्म कर सकती है। कोई कुछ नहीं पूछता है यहाँ, खाली पैसे का है, जितना पैसा फेंको काम तमाशा देखो, बस बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि फूड सेफ्टी एक्ट जो बांडीपुरा में डिपार्टमेंट है बिल्कुल सोए है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।